आज कुइल और सिसोदिया वंश के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी जो भी कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड जो आपको अपडेट चाहिए वो आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कुइल वंश और सिसोदिया वंश के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके इतिहास के बारे में। सबसे पहले देखिए, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है कुइल वंश। तो क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, तो कौन सा वंश है जो सबसे ज्यादा समय तक और सबसे ज्यादा समय तक कौन सा वंश यहाँ पर शासन करता है। राजपूताने पर सबसे ज्यादा पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो शासन करने वाला है वो है आपका कुइल और सिसोदिया वंश। आगे चलते हैं कि मेवाड़ में 566 ईस्वी से 1947 तक, यानी कि 1381 वर्ष तक शासन करने वाला, लगभग इतना समय तक शासन करने वाला जो वंश है आपका कुइल और सिसोदिया वंश है। ठीक है, मेवाड़ पर इतने समय तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। आगे बात करते हैं कि इस वंश में प्रारंभिक राजधानी क्या रही है, नागदा रही है, जो वर्तमान में उदयपुर में एकलिंगजी में स्थित है, एकलिंगजी के निकट स्थित है। यानी कि वर्तमान में इसकी राजधानी क्या आ जाती है दोस्तों, नागदा आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभिक जो राजधानी आ जाती है वो नागदा आ जाती है, और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, ये आपके पड़ता है उदयपुर जिले के एकलिंगजी के निकट। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि कौन से जो मेवाड़ में राजवंश निवास करता है, कुइल सिसोदिया, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, तो प्रारंभिक राजधानी आपकी आ जाती है नागदा। कौन सी आ जाएगी दोस्तों, नागदा। ठीक है, तो नागदा याद रखना है कि ये प्रारंभिक राजधानी है इस वंश की। आगे देखते हैं मेवाड़ में कुइल और सिसोदिया वंश की राजधानियों के क्रम में नागदा, आहड़, चित्तौड़, उदयपुर रही है। ठीक है, ये क्रम था, क्या है, पहले तो नागदा है आपकी, दूसरी आहड़ है, तीसरी चित्तौड़ है और चौथी उदयपुर है। ये कुइल और मेवाड़ जो सिसोदिया वंश है इनकी क्रमागत जो राजधानियां रही हैं, सबसे पहले नागदा राजधानी रही, फिर आहड़ रही, फिर चित्तौड़ रही, फिर उदयपुर रही। तो ये चार प्रमुख राजधानियां हैं जो क्रमवार आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा मध्यंतर चावंड और कुंभलगढ़ भी अल्प समय के लिए राजधानियां रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चावंड और कुंभलगढ़ भी यहाँ पर राजधानियां रह चुकी हैं। कुइल वंश की नींव गुइलादित्य के द्वारा 566 ईस्वी में डाली गई। ठीक है ना, यहाँ पर जो कि वल्लभीपुर गुजरात के शिलादित्य और रानी पुष्पावती का पुत्र था। पुष्पावती कौन थी, ये आबू परमार की राजकुमारी थी, आबू परमार की राजकुमारी थी। यानी कि जो यहाँ पर जो कुइल वंश की स्थापना की है उस व्यक्ति का नाम क्या है, गुइलादित्य कौन था, जिन्होंने 566 ईस्वी में कुइल वंश की स्थापना की है। और ये कौन था, ये गुजरात के एक राजा थे, गुजरात के एक शासक थे शिलादित्य, और एक रानी थी पुष्पावती। ठीक है, इनकी संतान थी कौन, इनकी संतान थी गुहिल। ठीक है, गुहिलादित्य। ठीक है, तो गुहिलादित्य इनकी संतान होती है जो यहाँ पर शासन करते हैं, और पहली बार इन्होंने मेवाड़ में इसकी नींव रखी है, कुइल वंश की नींव रखी है। ठीक है, तो कुइल वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई है, गुहिलादित्य के द्वारा रखी गई है, जो कौन है, जो वल्लभीपुर गुजरात के शिलादित्य राजा और पुष्पावती का पुत्र था। और पुष्पावती कौन थी, आबू परमार जो शासक थे, आबू परमार की राजकुमारी थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुइल वंश। गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी नागादित्य बीलों में मनमुटाव के कारण राज्य खो दिया। ठीक है, तो बीलों के बीच में, और यहाँ पर जो गुहिलादित्य हैं, 8वीं पीढ़ी थी गुहिलादित्य, उनके जो मनमुटाव हो गया बीलों के और नागादित्य के बीच में, तो इसके कारण से इन्होंने अपनी राजधानी खो दी, क्योंकि उनके मेवाड़ के जो शासक थे अधिकतर भीलों के ही संरक्षक रहे हैं। और आपको बता दें कि जो मेवाड़ का जो शासक रहता है, उनका जो ध्वज रहता है उसकी तरफ एक तरफ भीलों का चित्र रहता है, यानी भीलों का सहयोग के बिना ये अपने कुछ भी काम नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे इसके बारे में। आगे देखते हैं बप्पा रावल। यहाँ पर देखिए बप्पा रावल, जिसको काल भोज भी कहा जाता है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है, काल भोज। इन्होंने 734 से 735 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ पर पुनः प्राप्त की थी। यानी कि मेवाड़ पर, यानी कि बप्पा रावल आ जाता है और मेवाड़ पर पुनः यहाँ पर शासक हो जाता है मेवाड़ कुइल वंश का। ठीक है, तो काल भोज इनका वास्तविक नाम रहता है बप्पा रावल का, और ये हारित ऋषि की गायें चराया करता था, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने मेवाड़ को पुनः प्राप्त किया है। उन्होंने मोरे राजा मानमोरी को 734 ईस्वी में पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को क्या बनाया, वापस से इसलिए इन्होंने क्या करा, नागदा को अपनी राजधानी बना लिया। किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा। बप्पा रावल ने क्या करा, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ पर पुनः प्राप्त किया, और यहाँ पर जो मोरे राजा मानमोरी था उनको पराजित करके यहाँ पर वापस नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल
का मूल नाम कालभोज था। बिल्कुल, कालभोज या मालभोज भी कह सकते हैं। एक इतिहास में इनकी जानकारी मालभोज के नाम से भी मिलता है। ठीक है, तो वास्तविक नाम क्या है इनका? कालभोज है। इन्होंने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर 734 में बनाया। तो एक लिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। जो किसने बनाया है? बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया है। इसके निकट हरित ऋषि का आश्रम भी है। ठीक है, तो हरित ऋषि का आश्रम भी इन्होंने बनवाया है, क्योंकि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने मेवाड़ को पुनः पराजित किया था, पुनः प्राप्त किया था। इसलिए यहाँ पर हरित ऋषि के आश्रम के पास ही एक लिंग जी का मंदिर इन्होंने बनवाया है। आगे देखिए, बाया के वंश अलहड़िया, अलठ या आलूराव ने आहड़ में अपनी राजधानी बनाया। वहां पर वराह मंदिर का निर्माण कराया। तो वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये करवाया आलड़िया या अल्लठ के द्वारा करवाया है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन अल्लठ के द्वारा ही करवाया गया है, और उसने होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किसने? अल्लठ के द्वारा विवाह किया था। और इसके बाद अल्लठ ने पश्चात नरवाहन, शालिवाहन, बाती कुमार, अम्बा प्रताप, सूची वर्मा, नरवर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज, हंसपाल, वेर सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह और चौध सिंह, विक्रम सिंह मेवाड़ के अधिपति शासक रहे। मतलब ये बहुत सारे शासक थे जो शासक बने हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से अपन बात करें तो मूल शासकों की अपन यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा इतिहास में जानकारियां उपलब्ध नहीं है। इनके बारे में ऐतिहासिक घटनाएं जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, इनके केवल नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि ये मेवाड़ के शासक रहे हैं। वेर सिंह यहाँ आड़ के नगर परकोटा बनाया है। ठीक है, तो ये नगर परकोटा बनाया है। अब बात करते हैं रणजीत सिंह की। तो 1158 में शासक बने। इसके पश्चात क्षेम सिंह यानी कि शोमा और राह के गोयल, कर्मदेव रावत और सिसोदिया शाखा का प्रारंभ हो गया। क्षेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल शाखा की उपाधि धारण की, रावल की उपाधि धारण की, और रावल शाखा में क्षेम सिंह के पश्चात सामंत, कुमार सिंह, वेड़ सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, शेर सिंह, ठीक है, ये शासक रहे। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन इसको ज्यादा केवल नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामंत सिंह के समय। 1172 में जालौर में कीर्तिपाल यानी कि केतु सुल्तान जिसका नाम होता है, उन्होंने सोनगरा चौहान में मेवाड़ पर आक्रमण कर और सामंत सिंह को पराजित करके डूंगर पर गोयल वंश की स्थापना कर दी है। ठीक है, अब जयत्र सिंह की बात करते हैं। जयत्र सिंह गोयल वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। तो प्रतापी शासक माना जाता है। इन्होंने भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। सुल्तान इल्तुमिश को पराजित किया था, और इस युद्ध में नागदा को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। इस कारण से जयत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वापस से इस पॉइंट को देखिए कि जयत्र सिंह गोयल वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। इन्होंने भूताला के युद्ध में सुल्तान इल्तुमिश को पराजित किया था, और इस युद्ध में नागदा को भारी क्षति हुई थी। इस कारण से जयत्र सिंह नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, और उसने जालौर के उदय सिंह सोनगरा को पराजित किया था। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जयत्र सिंह के शासनकाल में मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, स्वर्णकाल माना जाता है यहाँ पर मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है आपका जयत्र सिंह के शासनकाल को। ठीक है, इस कालखंड में उन्होंने मेवाड़ में नव शक्ति का संचारण किया। ठीक है, बालक और मदन सिंह जयत्र सिंह के वीर सेना नायक थे। तेज सिंह जिनका जो शासनकाल रहता है 1273 रहता है, 1253 से 74 सुल्तान बालवन को परास्त किया, और इसके पश्चात मेवाड़ शैली में प्रथम जो चित्र शैली है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णों और मुनि वाघचंद्र सूरी द्वारा चित्रित की गई है। ठीक है, और उनकी जो रानी थी जितल देवी, उन्होंने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। समर सिंह के इतिहास में अपन देखते हैं कि समर सिंह जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता कहा जाता है। उनका एक पुत्र था रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना, और दूसरे कुंभकर्ण जो नेपाल साम्राज्य स्थापित किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ऐसा उल्लेख मिलता है अपन को। समर सिंह, बात करते हैं समर सिंह इस शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है, तो चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण समर सिंह के शासनकाल में हुआ, और बगेरवाल श्रेष्ठी जीजा साह के द्वारा इसका जो पुणे 1302 में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक, तो जैन कीर्ति स्तंभ किसने कराया? जैन कीर्ति बगेरवाल श्रेष्ठी जीजा साह के द्वारा करवाया। 6 मंजिला है, 24.5 मीटर क्या है ये ऊंचा है, 24.5 मीटर ऊंचा है। ये स्तंभ जैन भगवान जो आदिनाथ है उनको समर्पित माना जाता है। चित्तौड़ में है। अब बात करते हैं रावल राम सिंह के द्वारा।
गोयल वंश से समर सिंह के बाद उसका पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बनता है और उसने सिंगल द्वीप के राजा गदवर्मन की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया जाता है। इस प्रसंग में मलिक मोहम्मद जायसी की एक पद्मावत ग्रंथ है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है अपन को, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में क्या किया था, एक चित्तौड़ में आक्रमण किया था, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में से निष्कासित करने के बाद राघव चेतन और हीरामन तोते से रानी पद्मिनी सौंदर्य के बारे में सुनकर उन्होंने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये रतन सिंह है, ठीक है, रतन सिंह, इसका नाम है रतन सिंह, ठीक है, गलती से छपा है, रतन सिंह यहाँ पर है। तो रतन सिंह के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और रतन सिंह यहाँ पर है। गोयल वंश से समर सिंह के बाद रतन सिंह यहाँ पर शासक बनता है और चित्तौड़ की गद्दी पर बैठता है। उसने सिंगल द्वीप जो श्रीलंका में पड़ता है वर्तमान में, उसकी जो एक पुत्री थी राजा गंधर्व सेन, उसकी पुत्री कुमारी पद्मावती थी। और पद्मावती का जो उल्लेख मिलता है, ये मिलता है अपन को, ये मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत ग्रंथ में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर निर्वासित करने के बाद अब क्या करा, यहाँ पर सब कहानी समझे दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह और इनकी रानी थी पद्मावती, ठीक है। और पद्मावती चित्तौड़ का राजा था, तो इन्होंने क्या कर दिया था कि राघव चेतन और हीरामन को किसी मतभेद के कारण इन क्या कर दिया था, यहाँ से निष्कासित कर दिया था। और जो हीरामन और तोते से जुड़ी हुई कहानी थी पद्मावती की सुंदरता के बारे में, इन्होंने जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने बखान कर दी थी, जिससे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक तरह से पद्मावती को प्राप्त करने का जिज्ञासा जागी, ठीक है, जिसके कारण से उसने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण कर दिया था। और इसे आक्रमण कर जो रतन सिंह था उनको बंदी बना लिया गया था, ठीक है। और पद्मिनी के चाचा गोरा बादल के दाहिने पेश पहनकर रतन सिंह को मुक्त कराया था, ठीक है। तो जो चाचा था पद्मिनी का और भाई था बादल, इन्होंने क्या करा था, रतन सिंह को यहाँ पर बंदी गृह से छुड़वाया था, यानी कि वहां से आजाद करवाया था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर फिर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1303 में। और इस बार जो रतन सिंह था, ठीक है, वो यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होता है। तो देखिए, इस आक्रमण में सिसोदिया गांव के सरदार लक्ष्मण सिंह सिसोदिया और उसके 7 पुत्र द्वारा प्रवेश द्वार की रक्षा करने पर वीरगति प्राप्त हुई है। और लक्ष्मण के पौत्र हमीर भी आगे जाकर मेवाड़ के पुनरुद्धार के लिए सिसोदिया वंश की नींव डालते हैं। रतन सिंह ने के नेतृत्व में गोरा बादल सहित राजपूत योद्धाओं ने केसरिया धारण किया था और रानी पद्मावती ने यहाँ पर जोहर किया था। यह चित्तौड़ का प्रथम 13 अगस्त 1303 में यहाँ पर आक्रमण होता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर रतन सिंह के मध्य क्या होता है, आक्रमण होता है। खिलजी के द्वारा चित्तौड़ में लगे हुए अष्ट धातु के दरवाजे को यहाँ पर दिल्ली ले जाया गया और जिसे शाहजहां ने लाल किले में लगवा दिया था। तो लाल किले में जो दरवाजा लगा हुआ है अष्ट धातु का दरवाजा, वह कहाँ का है, चित्तौड़ का है, ठीक है, चित्तौड़ का है। बाद में भरतपुर के जो राजा थे जवाहर सिंह जी जाट, ये यहाँ से इसे लेकर लोहागढ़ भरतपुर में प्रवेश द्वार पर लगाया। मतलब जो आपका जो अष्ट धातु का दरवाजा भरतपुर के किले में लगा हुआ है, वो पहले चित्तौड़ के किले में लगा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको यहाँ पर से उठाकर दिल्ली के लाल किले में लगा दिया और दिल्ली के लाल किले में से यहाँ पर जवाहर सिंह जी वापस यहाँ पर लोहागढ़ भरतपुर में लेकर आ गए थे। खिलजी ने चित्तौड़ के विजय के पश्चात अपने पुत्र खिज्र को ये राज्य सौंपकर इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया था। तो चित्तौड़ का जो नाम था वो क्या था, खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद यहाँ पर कर दिया गया था। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया गया था, ठीक है। अष्ट धातु के दरवाजे की क्या कहानी है, पहले चित्तौड़ में ये लगा हुआ था और चित्तौड़ से ये दिल्ली में चला गया और दिल्ली के लाल किले से यहाँ से भरतपुर के प्रवेश द्वार में आ गया है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करना, तो यहाँ पर रतन सिंह क्या हुए, रतन सिंह ने वीरगति प्राप्त की, ठीक है। पद्मावती ने जौहर किया, ठीक है। और यहाँ का जो शासक नियुक्त किया मेवाड़ का, वो चित्तौड़ का शासक, चित्तौड़ का जो शासक था वो खिजराबाद कर दिया, खिजरा खां को रख दिया, उसका पुत्र था खिजर खां, उसको रख दिया। और खिजर खां की मृत्यु के बाद, खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा चित्तौड़ के शासक पर प्रबंध जालोर और मालदेव चौहान, मोछा वाला मालदेव को सौंप कर चले गए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के साथ में प्रसिद्ध इतिहासकार हमीर खुसरो भी उनके क्या थे, साथ में थे, ठीक है। आगे देखिए राणा हमीर की बात करते हैं। राणा हमीर कौन थे, मालदेव चौहान की 1331 में मृत्यु होने के बाद सिसोदिया के ठिकाने सरदार राणा हमीर 1326 में गुजरात के चाणी लोक देवी अन्नपूर्णा माता बारूजी सीधाचारण के सहयोग से सुल्तान के प्रतिनिधि जयसिंह चौहान को पराजित करके
चिट्ठी पर अधिकार कर के सिसोदिया वंश की नींव डाली है। लोहा भड़ाचू कच्छ गुजरात और बीरवाड़ी देवी को मेवाड़ में अवपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है और सिसोदिया गांव में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के लिए सबसे अच्छे कंटेंट, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस और नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे सबसे सस्ता। जैसा कि आपको दिख रहा है 149 पे आपको ये कोर्स मिलने वाला है। 93% आपको यहाँ पर छूट दी गई है और 149 पर ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको फ्री वो कोर्स मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन पर, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यहाँ पर RS कैरियर पॉइंट ऐप पर जाकर आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। 149 में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद। गोहिली की सिसोदिया शाखा का नामकरण हुआ और वहाँ गांव वर्तमान में राजसमंद जिले में हरिद्वार नाथद्वारा में स्थित है। हमीर के इतिहासकारों में मेवाड़ के उद्धारक, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विषम घाटी पंचानन की उपाधि यहाँ पर हमीर के द्वारा ली जाती है। तो यहाँ पर ये उपाधियां भी फेमस हैं। ये हमीर के द्वारा यहाँ पर मेवाड़ का उद्धारक, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विषम घाटी पंचानन जो उपाधियां हैं ये किसकी हैं? हमीर देव की हैं, हमीर राणा हमीर की है। कर्नल जेम्स टोड ने तत्कालीन प्रबंधन हिंदू प्रशासक शासक कहा है और मोहम्मद बिन तुगलक ने हमीर के मध्य 1336 को गिंगोली कहाँ पड़ता है? सिंगोली बांसवाड़ा में युद्ध में पड़ता है और यहाँ पर हमीर की विजय होती है। हमीर के पश्चात शेम सिंह उर्फ मेवाड़ मालवा से संघर्ष प्राप्त होता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब लाखा के बारे में देखते हैं। लाखा लक्ष्य सिंह 1382 ईस्वी से 1431 हमीर के पौत्र क्षेत्र शेम सिंह पुत्र राणा लाखा मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है और राणा लाखा के शासनकाल में एक लक्की बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। मारवाड़ यानी कि मंडोर के शासक रणमल ने अपनी हंसाबाई का शादी लाखा के इस शर्त पर करवाई थी कि हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वो राजगद्दी पर बैठेगा। इस शर्त से पूर्ण करने के लिए लाखा ने क्या करा? अपने पुत्र कुंवर चूड़ा को आजीवन कुंवारा रहकर राजा न बनने के लिए प्रतिज्ञा की। इसलिए कुंवर चूड़ा राजस्थान का विश्व पिता कहलाता है। ठीक है, तो विश्व पिता, राजस्थान का विश्व पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। ठीक है, कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। तो याद रखना है क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया था, इसी कारण से चूंडा राजस्थान के विश्व पिता कहलाते हैं। लाखा के शासनकाल में यहाँ पर उदयपुर में एक खान मिली थी, शीशा जैसा चांदी की खान का भी पता चला था। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पर मेवाड़ के कुछ शासकों के बारे में इतिहास की जानकारी प्राप्त की है। आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो मेवाड़ के अन्य शासक और जितने भी राजवंश हैं उनको अपन धीरे धीरे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अभी तक जिसने भी लाइक और शेयर नहीं किया है, ठीक है, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।